हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन कहता है कि पायरोलीजियस जो है एसिड में कितना परसेंट होता है आपका कंटेंट एसिटिक एसिड, यानी इसका जो होगा 10% होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अब कहता है कि ये क्या है, कौन सा अमीन है। देखिए, अमीन चेक करने के लिए जो होता है, अमीन चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर NH2 है तो समझिए कि वो 1 डिग्री है। अगर NH है तो बुझिए वो 2 डिग्री है। अगर सिर्फ N है तो बुझिए 3 डिग्री। यहाँ क्या दिया हुआ है, NH2 दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे, यानी कि ये प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। देखिए, पानी के अंदर जो होता है 2 डिग्री, अगर मिथाइल का केस है तो 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री, उसके बाद आता है 3 डिग्री। अगर इथाइल का केस है तो उसमें आता है 2 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। तो इस ढंग से हमारा ये ट्रेंड है। इसमें देखिएगा आप कि आपका जो दिया हुआ है ये 2 डिग्री मिथाइल या इथाइल, सिर्फ मिथाइल है, तो अगर इथाइल भी रहता तो हमारा क्या होता, 2 डिग्री हमारा इसमें भी, इथाइल के केस में भी और मिथाइल के केस में, दोनों के केस में हमारा 2 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, टू डिग्री सी। उसके बाद जो दिया हुआ आपका कि C3H9 से क्या क्या बन सकता है, किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब होगा इनमें से, क्योंकि आप C3H9 लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 आ गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अब इसी को लिख सकते हैं CH3 CH2 NH और CH3 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 2 डिग्री। लिख सकते हैं CH3 N CH3 और फिर नीचे भी CH3 इस सकते लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब लिख दिए हम। इसका तो ये हो जाएगा आपका ऑल होगा इसका आंसर, सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब है आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमीन बनता है। देखिए, इसमें जो है कार्बाइल अमीन लिखते हैं किस तरह से, देखिए NC होता है। ठीक है, NC को क्या, अगर इसमें अगर आप कीजिएगा, रिड्यूस कीजिए तो H लगाया, तो इधर एक H लगाइएगा, इधर एक H लगाइएगा, एक H इधर लगाइएगा, एक H इधर लगाइएगा, फिर एक H इधर लगाइए, तो क्या बनता है ये। और फिर जो है ये फर्दर रिडक्शन होके अगर इधर, यानी कि कहीं ना कहीं N पे H लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, CH3। तो कार्बाइल अमीन हमको बनाना क्या है, सेकेंडरी अमीन। तो अगर हमारा इसको, एक मिनट इस तरह से देखिए कि इसमें जो हमारा है ये इसके जगह पर R है, अगर हमारा जैसे RNC होगा तो क्या होगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, एक H है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बाइल अमीन ही 2 डिग्री है, तो क्योंकि एक RNC लिखते हैं हम, तो एक तो R इधर है, एक C इधर है, तो बीच में एक ही नहीं आ सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कार्बाइल अमीन इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कार्बाइलामिन आंसर हो जाएगा। तो कार्बाइलामिन। अब कहता है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन में निम्नलिखित में से क्या मिलता है? क्लोरोफोर फ्लोरो दोनों में चीज़ मिलता है, डी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन होता है एंजाइम, प्रोटीन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से AgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है, तो देखिए तब जो यौगिक बनता है आपका, उस समय इसको प्रभावित करने के बाद वो आपको एसिटल्डिहाइड बनता है। तो एसिटल्डिहाइड ये एक्चुअली होता है, एसिटिलीन लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 H आता है और यहाँ पर एक CO बॉन्ड होता है, इससे 2 डबल बॉन्ड हट जाता है, कि यहाँ से हट जाएगा, एक ये ऊपर से हट जाएगा, यहाँ 2 H एक आ जाएगा तो 3H हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाता है इसके प्रेजेंस में। तो ये क्या हुआ, CH3CHO बनता है, जिसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। प्लेटिनम ये जो है RCOCl प्लेटिनम BSF4 रेजोनेंट रिएक्शन कहा जाता है। वैसे आप R की जगह पर अगर बेंजीन के ऊपर भी अगर आपका COCl रहेगा तो भी रोजेमेंड ही कहलाएगा, RCOCl भी रहेगा तो भी रोजेमेंड ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजेमेंड। तो इसका आंसर हो गया रोजेमेंट। अब हम देखते हैं अब क्या करता है, निम्न में से कौन सा अल्डोल संघनन नहीं देता है? तो देखिए अल्डोल के लिए क्या होता है, अल्डोल रिएक्शन के लिए अल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन के एक तरफ CH3 होगा, ठीक है ना, इधर मैंने कि CH3 होगा, और इधर कुछ भी होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, कुछ भी हो सकता है। अल्डिहाइड में ये एक H पीछे रखिए तो भी अल्डिहाइड होगा, या CH3 CHO रखिए तो भी अल्डिहाइड होगा। तो ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के जब अल्डिहाइड या कीटोन के पास, जैसे इसके पास क्या CH3 है, अगर CO के बगल में, जो कीटोन के बगल में C के पास, जिसके पास H हो, उसको हम अल्फा H कहते हैं। ये अल्डिहाइड, इसके बगल में यहाँ CH3 है, इसके पास भी अल्फा H है। ये इसकी HCHO के पास के पीछे जो है कोई कार्बन नहीं है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप के बगल के कार्बन पर होना चाहिए अल्फा H। ठीक है, तो यानी कि इसके पास कोई कार्बन है ही नहीं, तो कैसे देगा ये अल्डोल? जो इसके पास अल्फा H नहीं होता वो क्या देता है, कैंजारो देता है। तो पूछ क्या रहा है कि अल्डोल कौन नहीं देता है, यानी कि ये होगा, क्या होगा, मिथेनल कहेंगे इसको। ठीक है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका होगा आंसर जो हो जाएगा मिथेनल हो जाएगा, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है ना। अब कहता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो इनमें से किस यौगिक का निर्माण होता है? ठीक है, तो किस यौगिक का निर्माण होता है? तो अब कह रहा है कि देखिए इसका जो यौगिक बनता है, एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO लिखते हैं आप। ठीक है, HCHO, आप NH3 से रिएक्शन कराइएगा तो NH3 में 2H, एक H और होता है। ठीक है, ये 2H, इसका O जो है, दोनों मिलकर वाटर बनकर निकल जाता है। क्या बनता है, HCH डबल बॉन्ड NH, और ये मिलके जो है, ये जो है
जैसे ई ढंग से रिंग बनाता है, N C N C, ठीक है। इस तरह से इसमें यहाँ पर C, यहाँ N, फिर C, फिर N, माने 3 जो है आपका N बनता है और 3 C बनता है। कुछ इस ढंग से बनाते हैं, जैसे देखिए ये कुछ इस ढंग से बनता है N, ठीक है, अल्टरनेट N, ठीक है, अल्टरनेट, फिर ई ढंग से बनता है। फिर बीच में जो है ई ढंग से N आता है, ई ढंग से बनता है। इसको हम लोग कहते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, क्योंकि 6 कार्बन 6 गो इसमें है CH2 और 4 गो अमीन, एक अमीन यहाँ है, एक अमीन यहाँ है, एक अमीन यहाँ है, एक अमीन बीच में, 4 गो हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, ठीक है। अब कहता है कि स्टर, स्टर जानते हैं RCOR को कहते हैं, यानी कि एक तरफ लास्ट में R होना ही चाहिए। ये क्या हो जाएगा C ऑप्शन। अब कह रहा है अब में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मलिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। देखिए टॉलिन्स रिएजेंट है जो अल्डिहाइड पर काम करता है, तो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टॉलिन्स ले लेते हैं जो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड पर काम करता है, या किसी अल्डिहाइड पर काम करता है, बेंजल्डिहाइड या अल्काइल अल्डिहाइड दोनों पर काम करता है, लेकिन अल्डिहाइड पे ही काम करता है। हम वो यानी कि अल्डिहाइड के लिए हम कर लेंगे टॉलिन्स ले लेंगे, क्या है सिंपल सा आंसर, ठीक है। अब ये जो इसको कहते हैं हम हार्ड का रिएक्शन कहते हैं, इसमें RBR बनता है, इलिमिनेशन है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। अवनमन यानी हो जाएगा फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें आयंस की संख्या ज़्यादा हो, किसमें होगा K2SO4, उसमें आयंस की संख्या ज़्यादा है, उसका अधिकतम हो जाएगा। इसमें कितना 2K है, 2K प्लस फिर हम क्या लिखते हैं SO4 2 माइनस लिखेंगे, तो क्या होगा 2 आयंस यानी 3 आयंस हो जाएगा। लेकिन आप Na प्लस Cl माइनस, इसमें क्या है 2 ही आयंस है, यूरिया में कोई आयंस ही नहीं रहेगा, ग्लूकोज में कोई आयंस ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा K2SO4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका तो K2SO4 आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि एक फ्राइडे का वैल्यू को 96500 होता है। अब कहता है कि जब लेड संघनन से सेल की चार्ज किया जाता है तो उनमें किसका होता है, तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, सिंपल सा है। अब लिखा कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। हम क्या राइट से लेफ्ट गिराते हैं, मतलब कैथोड में से एनोड गिराते हैं, तो राइट साइड हमारा क्या है ये है, इसका वैल्यू कितना है दिया 80 दिया हुआ है, घटाएंगे क्या लेफ्ट साइड ये, इसका वैल्यू क्या दिया माइनस दिया है, तो आप 0.80 में से माइनस घटाएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, वो जोड़ दीजिए 14, पॉइंट में ये भी है, पॉइंट में ये भी है, तो क्या हुआ 94 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, तो इसमें होगा D। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इनमें से किसका है, फ्यूल सेल होता है, इंजन वाला सेल होता है, ठीक है। इसी से रॉकेट वगैरह सबका बहुत सी जगह जो आकाश में कोई चीज़ छोड़ा जाता है उसमें इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रॉकेट के रूप में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, किस सेल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन कि रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जब प्रेशर बढ़ाइएगा तो बढ़ता है कुछ समय तक, उसको फिर बाद में घटता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से वो क्या करता है इंक्रीज विथ
अच्छा, इसमें कह रहा है कि टाइम के साथ, टाइम के साथ तो कोई भी रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा घटेगा, डिक्रीज टाइम तो हो जाएगा, समय के साथ घटता है, कि प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, रिएक्टर घटते जाएगा, इस तरह से धीरे 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 स्लो होता चला जाएगा। अब कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों नहीं है। तो देखिए ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि है कि नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आप पता करते हैं ये मैकेनिज्म से, और इसका अगर मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है तब आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होता है। तो अगर डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करें, जनरली आपको जनरली पहला वाला ऑप्शन देखिएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है, अगर ध्यान हो तो ये सब भी आता है। तो ये होगा हमारा, कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर करना है तो ये हो जाएगा। विटामिन सी भी एस्कॉर्बिक एसिड को कहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि कोबाल्ट उपस्थिति किस में होता है, कोबाल्ट उपस्थिति जनरली विटामिन B12 में होता है, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है, तो योगशील जनरली होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या होता है कि ऐसे इसको हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन हो गया, पॉलीथीन इसी का चेन बनेगा, दूसरा भी इसी तरह से आएगा। तो हम चेन जब बनता है इस तरह से, तो इसका जो चेन बनेगा दिखाते हैं किसका पहले यहाँ से, ठीक है। अब इसका जो चेन बनेगा इस तरह से बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूटता है, इससे कनेक्ट हो जाता है, तो इस तरह से चेन बनते जाता है। तो एडिशन में क्या होता है कि कहीं भी कोई मोलिक्यूल निकलना चाहिए, लेकिन 906 या 966 में क्या होता है, इस तरह से कोई दो जुड़ता है, एक तरह से एक तरफ 6 कार्बन सहित NH2 होता है, दूसरी तरफ एसिड होता है, तो ये दोनों जो है वो जनरली जो है वाटर बन के निकल जाता है। तो इसमें जब कोई चीज़ दो चीज़ जुड़ता है और उसमें तीसरा चीज़ निकलता है उसको हम कंडेंसेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है योगशील मतलब जिसमें जुड़ने वाला हो, तो क्या होगा, इथीन वाला केस होगा, ठीक है। इसका आंसर इथीन से रिलेटेड हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए F2C डबल बॉन्ड CF2 कितना कार्बन, कितना इसमें फ्लोरीन 4, तो टेट्रा होगा, तब फ्लोरीन टेट्रा टेफ्लॉन बन जाता है, सिंपल सा है, ये हो जाएगा टेफ्लॉन, ठीक। अब कहता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, एनाल्जेसिक के अंदर आता है, यानी कि एक दर्द निसारक दवा है। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जनरली यूज़ कौन सा हो जाता है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में, इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में नहीं है वो कौन है, पेनिसिलिन में। निखिल में से कह रहा है कि गैमेक्सिन, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं सभी लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स जो भी होता है, लिगेंड्स का मतलब होता है जब भी कोई भी चीज़ है, जैसे कोबाल्ट है, अगर आप कोई भी लिगेंड होता है इसको इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी लिगेंड होता है इसको इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी लिगेंड होता है, चाहे यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर CO लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे NH3 लगा दीजिए, सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, कि भस्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भस्म। तो लेविस साहब कहते हैं जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो देता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। तो ये क्या दे रहा था, तो लेविस भस्म कहेंगे। अब कहता है कि अनचुंबकीय कि पैरामैग्नेटिक में से कौन, तो पैरामैग्नेटिक देखिए जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं, जो भी C और N से रिलेटेड कंपाउंड, CO हो गया या NH3 हो गया, ठीक है, या साइनाइड हो गया, ये सब जो कंपाउंड होता है ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो जनरली ये अनचुंबकीय नहीं
ये डायमैग्नेटिक बनाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से। तो बाकी जो भी हैलोजन ग्रुप होता है या वाटर होता है वीक लिगेंड है जनरली वो पैरामैग्नेटिक बनाएगा। तो हैलोजन ग्रुप किस में लगा हुआ है, सी ऑप्शन में अंदर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा NaCO सी, ठीक है। इसमें तो बस हो गया था। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक है। तो ये हो जाएगा आपको फ्लोरीजेन, ये हो जाएगा आंसर। अब कहता है कि जिस किस में जो है डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए आप MnO4 के देखिए ऑक्सीजन स्टेट निकालिएगा MnO4 का, तो इस तरह से लिखिएगा M को मान लीजिए X और क्या लिखिए ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो -2 को कितने से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिए, किसके बराबर हो जाएगा -1 क्योंकि -1 चार्ज पावर दिया हुआ। तो x -8 बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना होगा -1 और -1 + 8 हो जाएगा। तो क्या होगा -8 + 1 क्या होगा, x बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 7 हो गया, यानी कि मैग्नीज के ऑटोमोस्ट मैग्नीज कितना होता है 25। तो इसका जो होता है कन्फिग्रेशन ऑटोमोस्ट शेल के कन्फिग्रेशन 4s2 3d5, इसका 5 या 2 7 सब इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसे डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा MnO4। अब कह रहा है कि कौन सा कण गलत। देखिए NaCO4 अभी हम बताए थे कि क्या कहते हैं पैरामेंट की, क्या है आपका NaCO4 क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड जनरली क्या होता है आपको अनचुंबकीय बनाता है, तो ये तो सही हो गया। आप कहता है कि NaCO4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको बनाता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल है और NaNO4 ऑक्टाहेड्रल बनाता है, अष्ट फलीय फलकीय अनचुंबकीय मतलब पैरामेंट के बनाता है। तो एक्चुअली निकेल जो है NH3 है 6 इसके पास के जो है क्या क्या है, इसके पास 6 दिया हुआ है लिगेंड्स, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल केस बनाता है और अनचुंबकीय बनाता है। लेकिन जैसे ही अगर टेट्राहेड्रल केस में होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो उसको क्या होगा प्रतिचुंबकीय बनाता है। तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल मतलब 4 इसमें भी लिगेंड है, 4 इसमें भी लिगेंड है, 4 इसमें भी लिगेंड, तीनों में 4 लिगेंड। लेकिन ये वीक है तो क्या अनचुंबकीय बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो प्रतिचुंबकीय बनाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है तो प्रतिचुंबकीय बनना चाहिए, तो क्या बन रहा है अनुचुंबकीय, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है अग्निशामक किसका इस्तेमाल करता है CCl4। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन द रिएक्शन विद द अल्कोहलिक QH, सिंपल सा है, अल्कीन बनाता है हमेशा। अल्कोहलिक QH कभी भी मिला रहे तो बुझिए कि वो अल्कीन बनाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक QH कभी भी रहे तो बुझिए कि वो अल्कीन बनाता है। जैसे CH3 CH2 Cl दिया रहे, यहाँ पर आपको लिखा रहे अल्कोहलिक KOH, तो क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसी में अगर आपका एक्वस KOH डाला रहे, एक्वस KOH डाला रहे तो इसी में होगा CH3 CH2 OH बन जाता है, यानी क्लोरीन को हटा के OH बन जाता है। एक्वस में अल्कोहलिक में क्या बन जाता है डबल बन जाता है, तो अल्कीन हमेशा बनाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अल्कीन इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का
सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो कहता है कि सल्फाइड ओर्स जनरली फ्लोटेशन के द्वारा होता है इसका, यानी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। इसका जब भी हो सल्फर वाला ओर तो उसको आंसर आएगा फेन उत्प्लावन विधि वाला। ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? यानी which of the following metals is not extracted by the process of the electrolysis? इलेक्ट्रोलाइसिस किसका नहीं होता है? आयरन का। अब कहता है कि which of the following metals is purified by the Hooft's methods? Hooft's मेथड के द्वारा कौन सा प्योरीफाइड मेटल इज प्योरीफाइड, यानी कि इनमें हूप की विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? तो किस धातु का शोधन किया जाता है हूप्स विधि द्वारा? अल्युमिनियम का। ठीक है। सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? हीलियम का। अवगत में से सिर्फ एक ही ऑक्सीकारक है, एक ही ऑक्सी अम्ल है, which of the following is the only one oxy acid? फ्लोरीन। एसेट कभी भी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसका जो ऑक्सीकरण होता है हमेशा जीरो होता है। एसेट हो, H4 हो, H6 हो, Cl2 हो, NH2, किसी भी NH3 हो, किसी का भी अगर रहता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का उसका जीरो होता है। फिर किसी के बारे में जैसे सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ हो तो उसका जीरो होगा। NH3 में पूछता है, अगर पूछता है NH3 का कितना है तो जीरो है, लेकिन उसी में N का पूछेगा तो फिर -3 हो जाता है। लेकिन कोई भी अगर Cl2 सेम एटम से बना हुआ हो तो उसका जो ऑक्सीकरण क्या होता है हमेशा जीरो होता है। अब कहते हैं इनमें से सबसे कम वाष्पशील कौन है? तो देखिए एच बॉन्डिंग के चलते लिक्विड बन जाता है तो वाष्प कम बनेगा, बाकी सब जो गैसेस से तो आराम से उड़ जाएगा। अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल? वही चीज़ है, वाष्प कौन बनता है? न्यूट्रन से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह काम करता है? जिसका देखिए जिसका ऑक्सीडेशन जो है कम बीच वाला रहता है, जैसे सल्फर 6 है, अगर 3 रहे या 4 रहे तो वो 2 तक जा सकता है और 6 तक जा सकता है। दोनों के बीच में जब भी रहता है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में तो दोनों का काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? SO2 4 है इसका, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि कौन कलर है? जैसे NO2 का हो जाएगा इसका रेड, रेड ऑरेंज होता है कलर। ठीक है। अब कहता है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों का, तो जिसका D1 to 10 हो वो क्या हो जाएगा? और NS और 0 1 2 3 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, क्योंकि आपका जो है D1 to 10 होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन ऐसे छंट रहा है C और B में से। और NS ऐसा जरूरी नहीं कि आपका NS जो है हमेशा जो है 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो ऑप्शन B हो जाएगा उसका। ठीक है, इसका ऑप्शन B हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पोटेंशियल एलिमेंट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट, वही चीज़ अभी देखें। आपको इनमें से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होगी? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या देखिएगा इसमें, तो इसमें अगर देखिएगा MnO2 में, तो MnO2 में कैसे बनाता है? M को x मान लेते हैं और -2 गुना 2 कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? 4। उसी तरह से 2x - 14 इसका क्या होगा? 2x - 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? 7। डी का 7 हो जाएगा। उसी तरह से 3x बराबर 8, तो कितना होगा? 8/3 कितना होता है? तो 2 से कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन MnSO4 में सल्फेट -2 होता है, Mn का कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऐसी एक्टिनाइड्स नहीं है? एक्टिनाइड्स मतलब टेर्बियम नहीं है इसमें, सीधे से मानना। अब कहते हैं निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन है? जिसका D ब्लॉक 0 होता है, वो जैसे कॉपर का 29 होता है, 3D1 3D10 4S1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन S में से निकला, D अभी भी 10 है, तो कॉपर +1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अनुमान कहता है कि आयन प्रतिचुंबकीय,
तो प्रतिचुंबकीय मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर में हो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो पेयर में इलेक्ट्रॉन होता होगा, यानी कि अगर स्कैंडियम में देखिएगा तो स्कैंडियम 23 होता है, स्कैंडियम 21 होता है। उसमें क्या होता है, 21 में होता है, तो सब इलेक्ट्रॉन इसका जो है 4s2 और 3d1। तो अब क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी इलेक्ट्रॉन। अब जो भी बचेगा पेयर में बचा, पेयर होगा तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो कैंसिल। क्रोमियम में कितना होता है, क्रोमियम में 24 होता है, तो 4s2 3d4 होता है। तो 4s का 2 को निकल जाएगा, एक d का निकल जाएगा। उसी तरह वैनेडियम में कितना होता है, 22 होता है, 4s का निकलेगा और डी का बचा हुआ है। टाइटेनियम में क्या होगा, 2 को 4s का निकलेगा, एगो डी का निकलेगा, डी का बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा इसका आंसर। अब कहते हैं घनाकार क्रिस्टल में ब्रेव्स जालकों की संख्या। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है और बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। तो ये 3 होता है, ठीक है। लेकिन यही कहता है क्रिस्टल के अंदर कितना होता है ब्रेव्स लैटिस, तो 14 होता है हमारा आंसर। ये हो जाएगा। कहते एक अष्टफलक फलक रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, 6। कहता है किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होता है, तो इसको कहते हैं स्कॉटकी इफेक्ट। स्कॉटकी पर आ जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आयंस निकलता है, आयंस जब भी किसी से निकलेगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटा देगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा फ्रेंकल के अंदर, तो फ्रेंकल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और एफ सेंटर के अंदर क्या कि उसमें कहीं से आयंस निकलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन स्कॉटकी के अंदर क्या होता है आपका, फ्रेंकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आयंस का होता है। इंटरस्टिशियल के अंदर जो कोई भी नन आयंस वाला इधर से उधर जाता है। स्कॉटकी के अंदर क्या आयंस जो कैटायन है दोनों रिलीज होता है, तो इसलिए उसका क्या होगा, डेंसिटी को डिक्रीज कर जाता है। तो कौन सा फेरोचुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, इसका था Fe3O4, ठीक है। आप कहता है कि विलियन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कौन सा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, ठीक है। कहता है घोल में 1 kg में उपस्थित जो घुल के मोलों की संख्या, जब भी kg में लिखा रहे तो बुझिए कि मोलालिटी होता है, यानी कि मोलरता होता है। जब वॉल्यूम की बात करें तो मोलरता होता है। तो इसमें क्या है, kg है तो बुझिए कि क्या होगा, मोलरता होगा, ठीक है। अब कहता है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, उबलते रहता है। क्योंकि वो बीच का दोनों में उस समय क्या होता है, लिक्विड और वेपर दोनों जो होता है एक सेम फेज में होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। कहता है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूट1 हॉल से ब्यूट1 ब्यूटेन बनाने, ब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना। सिंपल से है, PbR3 या PbR3 रहता है, या फिर 1 ब्यूटेनॉल को आप डायरेक्ट आप पहले क्या कहते हैं, आप चाहते तो फिर डबल बॉन्ड करके Br2 अगर HBr डालते तो फिर आप 2 HBr पेरोक्साइड डालते तो बन सकता था। तो उतना क्या है, PbR3 है तो बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लोरीन बनाना रहता तो हम PCl3 PCl5 SOCl2 किसी का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वो बनाना है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए हमको 2 ही ऑप्शन आएगा, या PbR3 यूज़ करेंगे या HBr पेरोक्साइड यूज़ करेंगे। लास्ट में लगाने के लिए हम HBr पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। PbR3 हो जाएगा इसका आंसर।
कहता है कि रिएजेंट which is used to prepare the 1-bromobutane from OH पूछा था। अब कहते हैं कि वैसे कौन यौगिक बनता है जब C6H6Cl2 अधिक हो, मतलब एक्सेस अमाउंट में हो। सूर्य प्रकाश तो सिंपल सा है, ये फिजिकल रिएक्शन है और हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है आपका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा एडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो देखिए एडोफॉर्म परीक्षण के लिए क्या होता है कि आपको एडोफॉर्म परीक्षण के लिए सबसे पहले अल्डिहाइड में एक ही अल्डिहाइड है, वो है CH3CHO। कोई भी कीटोन जिसकी एक तरफ CH3 हो और दूसरी तरफ कुछ भी लगा हो, R कोई भी इथाइल मिथाइल पर कुछ भी हो तो वो भी देता है। और मिथाइल ये 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर CH3CH2OH यही एक देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कोई भी अल्कोहल जिसके बगल में आपको एक CH3 हो और इधर कोई भी R लगा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दे देगा। तो अब इसमें हमको चेक करना है कि ऐसा कौन सा है। तो देखिए आपका जो है टू यानी सी ऑप्शन में देखिएगा तो एक CH3 इधर भी है, इधर और इधर भी CH3 है, यानी कि कीटोन के बगल में CH3 होगा तो दे देगा। तो वो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सी। ठीक है, अब कहता है कि निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर मेथिलीन अल्कोहल बनाया जाता है? तो इसके आंसर जो होता है तो कहता है कि पायरोलिग्नस अम्ल से होता है जनरली। एक्चुअली क्या है, शीशा में किण्विन से ये भी ऑप्शन होता है, उसमें फिर क्या किया जाता है मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया का अनादर Ag2O से ही कराकर फिर उसमें क्या है मिथाइल एलिन की अभिक्रिया H2O से कराकर होता है। यानी कि कहता है कि फ्रॉम पायरोलिग्नस जो एसिड से बनता है, यानी कि जो ऑल पायरोलिग्नस सबसे बनता है। उसमें होता क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, जो भी मोलासिस में जो फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या किसी रिएक्शन करता है मिथाइल क्लोराइड बाय रिएक्टिंग विद मिथाइल क्लोराइड ट्राई Ag2O, फिर उसमें हम रिएक्शन करता है बाय रिएक्टिंग विद एंड मिथाइलामीन विथ HNO2। तो इसमें होगा, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा उसका ए हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल मूल अल्कोहल में उपस्थित आता है? तो फंक्शन ग्रुप इज द प्रेजेंट इन द अल्कोहल OH। ठीक है, कौन सा सर्वाधिक अम्लीय होता है, यानी कि द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक? तो देखिए फिनॉल्स कोई भी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल लिखते पहले देख लीजिए। बेंजीन के ऊपर जो है आपका है CH2Cl को हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्लोरीन लग जाएगा तो हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर M क्लोरोफिनॉल दिया तो बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और उसके क्या है मेटा पोजीशन में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये तो क्लोरीन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो तो वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देता है। एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, M क्लोरोफिनॉल होगा। फिनॉल तो एसिडिक होगा ही, उस M क्लोरो लग जाए, वो क्लोरो लग जाए तो और बढ़ा देगा उसके एसिडिक कैरेक्टर को। ठीक है ना। बाकी बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा, बेंजीन और अल्कोहल के बीच में एक CH2 आ जाता है। साइक्लोहेक्सेनॉल में तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बेंजीन रेनियस हो भी नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। आप कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, यानी कि कैटालिटिक डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। ये प्राइमरी अल्कोहल को जब उसका करते हैं सबसे पहले आपको अल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यानी कि होगा एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड, इसका आंसर होगा अल्डिहाइड। ठीक है, अब जो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसमें जो रिएक्शन होता है तो कहता है कि किस प्रकार का होगा। देखिए इसमें जो हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो मंद होता है वो रेट होता है, तो हम रेट बराबर लिखते हैं K इंटू बराबर K इंटू इसके अंदर O और O3 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपके रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो ही लिखते हैं रेट में। तो कभी भी जो आपको अभी लिखा O3 लिखा हुआ है, ये आपको मेन रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है।
आपको O3 दिया हुआ है लेकिन O नहीं दिया, तो हमको O2 दिया हो तो O2 आना चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं कि K बराबर K इंटू O3 बराबर K डैश इंटू O2 और O होता है। तो O बराबर क्या होगा, यहाँ पर O बराबर हो जाएगा O3, यहाँ पर ना है K डबल डैश लेते हैं या K2 लेते हैं, O3 बटा ये क्या हो जाएगा हमारा O3 बटा A O2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम कहाँ रखेंगे, ये हम रखेंगे इस O के जगह पे। तो ये क्या होगा, एक O3 तो आपको पहले से था, ये एक O3 O की जगह पर आ जाएगा, एक O2 ऊपर में है तो O3 का ट्वाइस हो जाएगा O2 का, कि O2 ऊपर में था -1 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऐसा ऑप्शन बता रहा है बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बी। अब कहता है केमिकल रिएक्शन, हाँ तो हो गया हमारा। अधिकांश अभिक्रियाएं में के लिए ताप गुणांक का मान जो होता है देखिए 2 से 3 के बीच में होता है। कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द वही चीज़ हो गई। लायोफिलिक कोलाइड्स नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड्स नहीं है तो इसके अंदर कहता है कुहासा सिंपल सा है जिसमें डिस्पर्स और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्सन और डिस्पर्स फेज मीडियम रहता है, तो जल्दी आपका जो क्या बनाता है वो उस लायोफिलिक में क्या अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये कुहासा क्या एयर के अंदर होता है, जितना भी देखते हैं सब क्या है एक दूसरे गूंद के अंदर ठीक होता है, दूध भी ठीक होता है, कौन मिला हुआ ठीक होता है, जिसमें दोनों मिला हुआ हो रहे तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये सब हो जाता है लायोफिलिक। यहाँ तो कुछ नहीं, एयर है और डस्ट है और ये है, इसमें कोई अट्रैक्शन उतना नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कुहासा। अब कहता है कि कोलेट्री कणों का आयताकार, इसमें 1 mm से 100 mm के बीच में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कहता है कि स्टार्च गटर में किसका यूज़ किया था, जनरली इसका जो यूज़ किया जाता है स्टार्च गटर में उसका नाम है माइलेज होता है, लेकिन यहाँ दिया डायस्टेज होगा तो इसका आंसर डायस्टेज लिखेंगे। अब कहता है कि रेट ऑफ केमियो एब्जॉर्प्शन, जो केमियो एब्जॉर्प्शन और फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है, तो कि जो आदि अवशोषण जो रासायनिक अवशोषण होता है और भौतिक मिला में अवशोषण अधिशोषण, तो रासायनिक मिला में क्या होता है वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आपका दीवार पे पेंट है तो दीवार से वो रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन वह दीवार पर धूल का ना होगा तो वो हल्का टच किया जाता है, उसको हम फिजियो एब्जॉर्प्शन या उसको हम भौतिक अवशोषण कह सकते हैं। तो उसमें ताप बढ़ाइएगा तो वो हट जाता है, लेकिन इसमें ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये बढ़ता है कुछ समय तक फिर घटना शुरू होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि दाब बढ़ने से बढ़ता है। अप्रतीक परत्व सबसे अधिक मात्रा पाई, सिंपल सा है, खाने के पैक करने के लिए क्या यूज़ कर एलुमिनियम फॉयल, यहाँ मिठाई में एलुमिनियम फॉयल, यहाँ देखिए एलुमिनियम फॉयल, मतलब है जब मिलता है तभी तो हर जगह हम यूज़ कर लेते हैं, हर जगह खाने में आजकल या खाने प्लेट से एलुमिनियम फॉयल लगा देता है, तो इजीली अवेलेबल तभी है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब वो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है 2021 का भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, और आप लोगों को अगर कुछ और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जिसको हम अपलोड कर सकें। ठीक है, देखने के लिए आपका धन्यवाद।